नमस्कार। चलिए भारतीय संविधान के कुछ सबसे अहम हिस्सों का एक फटाफट रिवीजन करते हैं। ये गाइड खास तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को ध्यान में रखकर बनाई गई है। तो देखिए, हम 5 मुख्य हिस्सों पर बात करेंगे। शुरुआत करेंगे इमरजेंसी से जुड़े प्रावधानों से, फिर देखेंगे कि संविधान में बदलाव कैसे होता है, और आखिर में हाल में हुए संशोधनों पर भी एक नजर डालेंगे। चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारा संविधान किसी संकट या क्राइसिस से निपटने के लिए क्या कहता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। अब ये स्लाइड बहुत जरूरी है। यहाँ तीनों तरह की इमरजेंसी की सीधी तुलना की गई है। परीक्षा के लिए जो सबसे जरूरी बात है वो है इनके आधार और इन्हें पास करने के लिए जरूरी बहुमत के बीच का फर्क। इस पर खास ध्यान देना है। अगर राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो कुछ बातें बिल्कुल साफ होनी चाहिए, जैसे कि ये सिर्फ कैबिनेट की लिखित सलाह पर ही लग सकती है। ये 44वें संशोधन के बाद तय हुआ। और हाँ, मिनर्वा मिल्स केस के बाद ये जुडिशियल रिव्यू के दायरे में भी आ गई है। ये भी याद रखना है कि कैसे इस दौरान हमारा फेडरल सिस्टम एक यूनिटरी सिस्टम जैसा काम करने लगता है। तो अगला बड़ा सवाल यही उठता है कि ठीक है, इमरजेंसी लग गई, पर हमारे मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स का क्या होता है? ये सवाल एग्जाम में बहुत बार आता है, और इसका जवाब इन 2 आर्टिकल्स में है। देखिए, आर्टिकल 358 का असर ऑटोमेटिक होता है। ये आर्टिकल 19 को अपने आप सस्पेंड कर देता है। वहीं आर्टिकल 359 राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वो दूसरे मौलिक अधिकारों को सस्पेंड करें। लेकिन सबसे जरूरी बात, आर्टिकल 20 और 21 को किसी भी हालत में सस्पेंड नहीं किया जा सकता। जहां तक राष्ट्रपति शासन की बात है, एक नाम हमेशा याद रखना है, SR बोम्बई केस। 1994 के इस ऐतिहासिक मामले ने इसके गलत इस्तेमाल पर एक बहुत मजबूत रोक लगाई और इसकी न्यायिक समीक्षा का रास्ता साफ किया। तो हमने संकट के समय संविधान की भूमिका देखी, पर समय के साथ संविधान खुद कैसे बदलता है। चलिए अब आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। ये प्रक्रिया काफी सख्त और तय है। ध्यान दें कि बिल सिर्फ संसद में ही शुरू हो सकता है, राज्यों में नहीं। और एक खास बात यह है कि राष्ट्रपति को इस पर अपनी सहमति देनी ही पड़ती है। वो इसे रोक या लौटा नहीं सकते। सबसे पहले और सबसे आसान है साधारण बहुमत। इसका मतलब है जितने सदस्य मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं उनमें से 50% से ज्यादा। ये नए राज्य बनाने या नागरिकता जैसे मामलों के लिए इस्तेमाल होता है। फिर आता है विशेष बहुमत। इसमें 2 शर्तें पूरी करनी होती हैं, सदन की कुल संख्या का बहुमत और साथ ही मौजूद और वोट करने वालों का 2/3 बहुमत। ज्यादातर बड़े संशोधन इसी तरीके से होते हैं। और आखिर में है सबसे सख्त तरीका। इसमें संसद में विशेष बहुमत तो चाहिए ही, साथ में देश के कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से भी मंजूरी लेनी पड़ती है। ये तरीका संघीय ढांचे से जुड़े बदलावों के लिए है। ये टेबल एक तरह से पूरे टॉपिक का सार है। उदाहरणों पर खास तौर से गौर करें, क्योंकि परीक्षा में सीधा सवाल यहीं से बनता है कि कौन सा प्रावधान किस तरह के बहुमत से बदला जा सकता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि संसद संविधान का कोई भी हिस्सा बदल सकती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यहीं पर सामने आता है भारतीय न्यायपालिका का सबसे बड़ा योगदान, मूल संरचना का सिद्धांत या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो सीधी सी बात यह है कि 1973 के केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि संसद की संविधान बदलने की शक्ति असीमित नहीं है। वो संविधान की आत्मा, उसकी बुनियाद को नहीं बदल सकती। तो इस मूल संरचना में आता क्या है? देखिए, इसकी कोई तय लिस्ट तो नहीं है, लेकिन समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि संविधान की सर्वोच्चता, उसका धर्मनिरपेक्ष चरित्र और एक स्वतंत्र न्यायपालिका जैसे सिद्धांत इसका हिस्सा हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उन संस्थाओं पर एक नजर डालते हैं जो हमारे देश में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी सहकारी संघवाद को मजबूत करने के लिए बनाई गई हैं। इन दोनों में जो सबसे बड़ा फर्क याद रखना है वो ये है कि अंतरराज्य परिषद एक संवैधानिक निकाय है जिसका जिक्र आर्टिकल 263 में है। वहीं क्षेत्रीय परिषदें वैधानिक हैं, मतलब इन्हें एक कानून स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत बनाया गया है। और अब रिवीजन के आखिरी पड़ाव में हम फटाफट कुछ सबसे जरूरी और हाल में हुए संवैधानिक संशोधनों को देखेंगे। यहां से सवाल आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। ये टेबल आपके बहुत काम आएगी। देखिए, 101 में संशोधन ने जीएसटी लागू किया। 103वें ने ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया।
104वें ने एंग्लो इंडियन के आरक्षण को समाप्त किया और 106वां संशोधन लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण लेकर आया है। इन्हें साल और प्रावधान के साथ याद रखना बहुत जरूरी है। इस रिवीजन को खत्म करने से पहले डॉक्टर B.R. अंबेडकर की इस बात को याद रखना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रपति शासन यानी आर्टिकल 356 के बारे में कहा था कि ये एक अंतिम उपाय होना चाहिए। यह हमें इन असाधारण शक्तियों के साथ आने वाली गंभीर जिम्मेदारी की याद दिलाता है। तो अंत में एक सवाल ये उठता है कि संविधान का कुछ मामलों में सख्त होना और कुछ में वक्त के साथ बदलने की उसकी क्षमता, इन दोनों के बीच का ये जो नाजुक संतुलन है, असल में यही तो किसी भी देश के भविष्य की दिशा तय करता है।